अध्ययन करेंगे फिरोज शाह तुगलक का। किसका करेंगे? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को आपको लिखना है FST। क्या लिखना है? FST। अच्छा, कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1351 से लेके और 1388 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है। अब इसमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जब भी हम देखते हैं तो शासक की दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो उसकी पृष्ठभूमि और दूसरा उसके सुधार कार्य और तीसरा उसके राजनीतिक कार्य, जो भी राजनीतिक उसने अभियान चलाए और जो भी उन्होंने निर्णय लिया, या उसके शासन काल के दौरान जो भी बगावतें हुई वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पृष्ठभूमि आप देखो कि फिरोज शाह जो तुगलक था वो शासक बनता है 1351 में, और 1351 में कहाँ बनता है? ठट्टा में। कौन से टाम में? ठट्टा। ठट्टा कहाँ है? सिंध। कहाँ है? सिंध। यानी सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम अभियान के लिए गया था और वहीं बीमार पड़ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसी टाइम उसके पुत्र को ना बन के उलेमाओं ने किसको शासक बना दिया? फिरोज शाह तुगलक। अब ये तो उसकी ये कहानी है, राजा बना। अब इसके जन्म की देखते हैं। देखो ये था कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई। और इसके पिता का नाम रजब था, मलिक रजब। पिता का क्या नाम था? मलिक रजब। और इसकी जो माँ थी वो भट्टी राजकुमारी थी। भट्टी का मतलब समझते हो? जैसलमेर की, अपना जो जैसलमेर है ना, भाटियों की, जैसलमेर में भाटी राजवंश रहा है, जो यादव रहते हैं, उनकी कन्या थी इनकी माँ। तो माँ हिंदू थी और पिता मलिक रजब जो गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे। गियासुद्दीन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का पिता, यानी ये इसका चचेरा भाई था। ये बात समझ में आ गई? अब उलेमाओं ने इसे शासक बनाया। किसे शासक बनाया? फिरोज शाह तुगलक। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे को छोड़ दिया। तो उसे छोड़कर उसे बनाने का मतलब क्या रहा? क्या भी रीजन रहा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं का कभी सम्मान नहीं किया। उसने उलेमाओं को कोई वजीफे नहीं दिए। उसने उलेमाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, अमानवीय दंडित दिया। और ये जो था कौन? फिरोज शाह तुगलक, वो उलेमाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। अब इसकी देखो, अब जीवन में प्रश्न, अभी तक तो क्या होता था, इसके ऊपर प्रभाव किसका रहना चाहिए था? माँ का। लेकिन ये बताओ, ये माँ की वजह से शासक बना कि उलेमाओं की वजह से शासक बना? अब इसकी वफादारी इधर माँ की तरफ ज़्यादा रहेगी कि उलेमाओं की तरफ ज़्यादा रहेगी? अब इसने जो भी फैसले लिए वो उलेमाओं के लिए लिए। तो अगर इसकी पृष्ठभूमि पर अगर इसके पूरे जीवन को पढ़ना है तो उलेमाओं को संदर्भित करते हुए याद रखना। बात समझ में आ रही है? उलेमाओं को संदर्भित करते हुए याद रखना कि वो नवग्रह का वो राशि कौन सी थी जो इसको सर्वाधिक प्रभावित करती थी, जिसके लिए हर प्रकार के फैसले लिए जाते थे? उलेमाओं। अब देखो इसका, देखो पहली चीज़ तो क्या थी उलेमाओं के लिए? उसने समस्त उलेमाओं को उनके वजीफे और उनकी जो भी रियायतें, उनकी शरीयतें, वो वापस उन्हें सौंप दी। पहला काम इसने ये किया। दूसरा उसने क्या किया? जो सैनिक थे, सैनिकों को नगद वेतन की जगह इसने क्या कर दिया कि जागीरें देने प्रारंभ कर दी। क्या देना प्रारंभ कर दी? जागीरें देना प्रारंभ कर दी। और इस सैनिकों का पदवी वंशानुगत कर दिया। बताओ, ये तो बहुत खतरनाक वाली बात है। सैनिकों का पद वंशानुगत किया, ये जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। सैनिकों का पद वंशानुगत किया, इसका मतलब क्या हो गया? तो आप ये बताओ, सैनिक अपने हिंदुस्तान में जो बॉर्डर पे जाते हैं उनके 15-15 साल का कमीशन दिया जाता है, फिर उसके बाद में वो रिटायर होकर आ जाते हैं या फिर वो प्रमोट हो जाते हैं। भाई युद्धभूमि में तो सैनिक बिल्कुल जवान चाहिए ना, खूंखार चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ कि सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया और सैनिकों को ये छूट दी गई कि आप अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आप अपने बेटे को भेज दो। आप युद्ध में खुद नहीं आ सकते, बेटे को भेज दो। बेटे को नहीं भेज सकते, दामाद को भेज दो। दोनों को नहीं भेज सकते तो अपनी जगह किसी दास को भेज दो। बात समझ आ रही है? सैनिकों को गांव दे दिए और उनकी जगह उनके बेटे, उनके दास
और उनके दामाद की उपस्थिति भी स्वीकार कर ली गई। तो ये अपने आप में एक मायने वाली बात थी कि आप बेटा, दामाद या फिर दास कुछ भी भेज दो और सैनिक सेवा देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बारे में फुतुहात ए फिरोज शाही एक पुस्तक है, उसकी स्वयं की आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की। उसमें वो लिखता है कि जब अल्लाह अपने बंदों से वृद्धावस्था में खाने का हक नहीं छीन सकता तो मैं कौन होता हूँ कि इन सैनिकों की इनसे इनकी जागीर छीन लूँ, या ऐसा कुछ इन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग भी कहा था। तो इस प्रकार आपको पहली चीज़ ये याद रखना है कि इसने पहला तो उलेमाओं को संतुष्ट किया, दूसरा किसको किया, सैनिकों। ये क्या करता था, हर किसी को मैनेज करने में लगा रहता था, हर किसी को। अब देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदार होता है तो बहुत ज़्यादा लोग उसका वो करना प्रारंभ कर देते हैं। हर लोग, यहाँ जो अधिकारी वर्ग था वो इतना सशक्त हो गया, लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, इतना भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ गया कि पूछो मत। लोग बात क्या करते थे, बढ़िया सा घोड़ा लेके आते थे और उसको पास करा के और बढ़िया पैसे उठा के, भाई आप बहुत शानदार घोड़ा लेके आओगे तो आपको 78 टका मिलेगा, थोड़ा कमज़ोर लेके आओगे तो 48 टका मिलेगा, और थोड़ा और कमज़ोर लेके आओगे तो 24 टका मिलेगा 1 साल का। तो वो क्या करते थे, बढ़िया सा घोड़ा लेके आते थे, वो पास कराते और फिर रिश्वत देके 2-3 टका देके पास कराते और फिर उसे नकली वो बुढ़ा घोड़ा ले आते। ऐसा किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इस बात का एक सैनिक ने विरोध किया। होते हैं शिकायत करने वाले, मनमोहन सिंह उस ज़माने में थे। तो उसने बीड़ा उठाया और उसने खिलाफ आवाज़ उठाई, रूमर उठाए, और वो दरबार में पहुंच गया। किसके पास, फिरोज शाह तुगलक कि महाराज मेरे को इंसाफ चाहिए। बोला कि क्या इंसाफ चाहिए? बोला महाराज मेरा घोड़ा एकदम नया है, जिसके मेरे को कितने मिलने चाहिए, 78 टंका मिलने चाहिए, जबकि मेरे को कितना टंका दिया जा रहा है, 48 टंका। और जबकि जो लोग हैं जो घोड़े पास करा रहे हैं वो 24 टंके का घोड़ा रख रहे हैं और 78 टंका क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक के सामने ये सारी चीजें आ गई। अब बताओ वो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, हैं? हाँ दागते थे, फिर भी वो रिश्वत देके फिर दोबारा दगवा लेते थे बूढ़े घोड़े को। मतलब इसका बढ़िया किस्म का जो घोड़ा है ना उसके लिए 78 टंका देते थे, लेकिन घटिया किस्म के घोड़े के बढ़िया दाग लगा लिए ये लोग। बताओ, रिश्वत देके करवा लिया। ये बात सब पता लग गई किसको, फिरोज शाह तुगलक को। दरबार में ये बात सिद्ध हो गई। अब बताओ फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? बहुत बढ़िया, खा लिया कमा के। मूर्ख लोगों, याद रखना जो दूसरों की कुव्वत से जो शासक बनता है ना उसमें खुद में कोई दम नहीं होती, उसमें खुद में कभी कोई दम होती ही नहीं। अगर उसमें ऐसा दम होते एक अलग पद सृजित कर दे तो वो उलेमाओं के दबाव में नहीं बनता, वो खुद की दादागिरी से खुद के दम पे बनता। उसने क्या किया, दरबार के अंदर, अरे बोला यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है, 500 रुपये ले जा, उसको दे देना रिश्वत, करा ले अपना घोड़ा पास। भरे दरबार के अंदर रिश्वत दी। ये अपने आप में एक मायने वाली चीज़ है। और ये बात लिखता है कौन, अफीक। कौन लिखता है, अफीक। अफीक लिखता है, इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तो उसमें अफीक लिखता है तारीख ए फिरोज शाही, 2 व्यक्तियों की पुस्तक है। एक तो बर्नी की भी, बर्नी ने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी है, वो 1351 से 56 का जो शासनकाल था, केवल 6 वर्षों का शासनकाल का वर्णन है और उसमें उसकी बुराइयाँ की है। दूसरी इसामी जो अफीक है उसने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी है और ये इसकी बढ़ाई करता है। उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब एक सैनिक दरबार में आके ये बात सिद्ध कर देता है कि घोड़ों के लिए भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सुल्तान ने स्वयं ने उन्हें क्या दिया, रिश्वत दी। बोला आप उसे ले जाके पास करवा लो। इस तरीके से मामला वो निपटाता था। तो कितना कमज़ोर शासक रहा होगा वो इस बात का पता लग सकता है। तो सैनिकों को बात बता दी, उलेमाओं की बात बता दी, दूसरा बताया भ्रष्टाचार। क्या बता दिया, भ्रष्टाचार। इसके माता पिता की आपके बारे में बता दिया। अब देखो ये सभी चीज़ तो इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये इसके नियम कायदे ये थे। अब आते हैं इसके सुधार कार्य। इसने सुधार कार्य क्या क्या किए और कैसे कैसे किए वो अपन देख लेते हैं। सुधार कार्य के लिए इनको मैं ऐसे रहने देता हूँ, नीचे कर लेता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे। हालांकि सुधार कार्य थोड़ा लंबा चलेगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
ताकि मैं इसको साफ करूं। अरे स्क्रीनशॉट ले। अगर सुधार कार्य की बात जिसे अकबर कहा जाता है, एल्फिंस्टन और इलियट इन दोनों ने इसे अकबर कहा है। सल्तनत काल का क्या कहा है? अकबर कहा है। एल्फिंस्टन प्लस इलियट इन दोनों ने तो इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है, जबकि अधिकांश विद्वानों ने इसे औरंगजेब का पूर्वज कहा है। तो दो चीज़ें कह दी, औरंगजेब का तो पूर्वज और अकबर का क्या कह दिया? अकबर का। ठीक है, तो दोनों में कैसे? औरंगजेब यानी धार्मिक रूप से तो बहुत ज़्यादा कट्टर था, इसलिए तो ये बात कही गई, और अकबर का समतुल्य इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अकबर जैसे बहुत सुधार कार्य भी किए। समझा गया? तो दोनों चीज़ कही गई। तो अपना सुधार कार्य के ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहले इसने क्या किया? पहला काम यह किया कि अपने राज्य की आय का लेखा जोखा तैयार किया। क्या किया? राज्य की आय का क्या किया? हाँ, लेखा जोखा। तो एक इसका एक सलाहकार था जिसका नाम था हिसामुद्दीन। क्या नाम था? हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन ने को ये कार्य सौंपा गया कि अपनी आय कितनी हो रही है। तो इसने अपना गणना की और कहा कि 6,25,000 इसमें जो अफीक है, अफीक तो इसकी आय लिखता है 6.78 करोड़ टका, और बर्नी है वो बर्नी लिखता है 6.25 करोड़ टका प्रतिवर्ष। बात समझ आएगी? ये इसकी कुल आय थी, प्रतिवर्ष की जो आय थी वो ये थी कि ये 6.78 करोड़ टका इसकी प्रतिवर्ष आय थी। ये पहला इसने आय गणना करवाई, ये चीज़ आपको याद रखना है। और किसके द्वारा कराई गई? हिसामुद्दीन के द्वारा। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, इसने कई प्रकार के सिक्के भी चलाए। सिक्कों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। सिक्कों का देखो रट्टी लेना, जैसे मैंने तांबा बता दिया, जीतल बता दिया, टंका बता दिया, दिनार बता दिया। अब देखो दो चार चीज़ें और बता देता हूँ। विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, मुद्राएं जिसे अपन कहते सिक्के कौन कौन से चलाए? देखो, हस्तगानी, ससगानी, दो गानी। ये तो तीन सिक्के हैं जिनकी जो वो होती थी, क्या कहते हैं, वैल्यू, वो इनकी तो होती थी। हस्तगानी के तो 8 टका। भाई 8 हाथ होते हैं, माता के कितने होते हैं? 8 हाथ। तो आप याद रखना, हस्तगानी में तो कितने होंगे? 8 टका। अच्छा, ससगानी, शिशु कितनी वर्ष तक होता है? 6 वर्ष का होता है। तो शिशु कितनी वर्ष का होगा? 6। तो 6 का ऐसे याद रखना, शिशु और 6। और दो गानी, कितना गाना? 2 गाना। और 2 गाने को कितने जने मिलके गाते हैं? 3। कितने गाते हैं? 3। तो याद रखना, 2 गाना कितने जने गाएंगे? 3। अरे प्रार्थना खड़े होके गाते थे कि नहीं गाते थे स्कूल के अंदर? तो बताओ, 2 का प्रार्थना गाते थे, कितने जने खड़े होते थे? 3 ही क्यों होते थे? आ गया समझे? वो नियम इसीलिए होता था। ससगानी, हस्तगानी, ससगानी और 2 गानी, ये तो तीनों टंके थे। 8 टका इसका वैल्यू था, इसका 6 टका था, इसका 3 टका। इसके अलावा 2 टके, दो सिक्के और थे, और उनका नाम था अद्दा और बिक्खा। अद्दा और बिक्खा, इनका वैल्यू क्या था? ये जीतड़ का ये तो था टके का 8 टका, और ये जीतड़ का अद्दा होता था आधा, अद्दा यानी आधा, और बिक्खा चौथा। क्लियर? तो इसने नवीन सिक्के चलाए, और वो कौन कौन से सिक्के थे? हस्तगानी, ससगानी, 2 गानी, अद्दा और बिक्खा। ये तुम्हारे को रट लेने। क्लियर? अब बताओ, सिक्के के अलावा इसने क्या किया? नेक्स्ट याद रखना, ये पहला व्यक्ति था जिसने इतनी सिंचाई, इतने मतलब नहर बनवाई जितनी शायद ही किसी शासक ने बनवाई हो। कुल मिला के इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। 5 बड़ी नहर, उसमें 2 प्रसिद्ध नहरों का नाम आपको याद ही रखना है।
और हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ भी ले यूपीएससी में, मेरे को ऐसे लग रहा है। राजवाही, राजवही या राजवाही, और दूसरा उलूक खानी। राजवाही या राजवही और उलूक खानी, ये दो प्रसिद्ध नहरों के नाम हैं। ठीक है, वैसे 5 नहर कौन कौन सी थी, अगर ये भी अगर आपको याद रखना हो तो एक तो दिल्ली से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। दूसरा तुम्हारे को याद रखना है सतलज नदी से, सतलज नदी से हांसी, 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 हांसी जानते ना, हांसी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो ये सबसे लंबी थी, सबसे लंबी, सबसे लंबी, जो ये 200 किलोमीटर थी। कितनी लेंथ थी इसकी, 200 किलोमीटर, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरा था सतलज से घग्गर, सतलज से घग्गर, और एक था यमुना से, यमुना से ये तुम्हारा था फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, और एक तुम्हारी थी यहाँ से सिरसा से, सिरसा से घग्गर, घग्गर। ये 5 नहरों का निर्माण करवाया था, बड़ी नहरें थी उस जमाने की जो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये तीसरा सुधार कार्य, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं इनके टैक्सों की। टैक्स, कल भी मैंने आपको कहा था भाई, जो जब अपने अगला शासक पढ़ेंगे तो सभी प्रकार के टैक्सों को मैं एक बार ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो टैक्सों को आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि टैक्स फिर जिंदगी में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं अक्सर एक साथ बोल के निकल जाऊंगा। आपको एक बार ही पढ़नी है कोई चीज़, बहुत अच्छे से समझना है इसको, देखना। टैक्स, टोल टैक्स कौन कौन से लगते थे। अगर टैक्सों की बात की जाए तो शरीयत के अनुसार 4 टैक्स थे। कितने टैक्स थे, 4। तो शरीयत के मुताबिक तो 4 टैक्स हैं। शरीयत यानी कानून, जो उलेमा, क्योंकि ये किसके अनुसार कानून करेगा, उलेमा के अनुसार। तो याद रखना कि उलेमाओं ने कहा, और उसने 23 जो कर थे, जो गैर इस्लामिक थे, उनको माफ़ कर दिया। अवाब कहते थे, 23 गैर इस्लामिक करों को इसने माफ़ किया। क्यों किया, क्योंकि ये गैर धार्मिक थे, और इन्हें अवबाब कहते थे, अवबाब, अवबाब। 23 जो गैर इस्लामिक करते उन्हें क्या कहते थे, अवबाब। अच्छा, शरीयत के मुताबिक कितने टैक्स हैं। शरीयत, शरीयत में 4 टैक्स हैं। कितने टैक्स हैं, कौन कौन से 4 हैं, खुम्स, खिराज, जजिया और ज़कात, और ज़कात। ये सिर्फ 4 ही टैक्स हैं शरीयत में। इस्लामिक शरीयत की बात करें तो सिर्फ ये 4 ही टैक्स हैं। तो ये ढंग से याद रखना। उसर इसमें शामिल नहीं है, उसर अलग, मैं भी बताता हूँ आपको, उसर अलग है। तुम्हें याद कैसे रखना है, देखो देखो, थे 2 तो खे और 2 जय। खुम्स की राज, जजिया, ज़कात, बोलो। खुम्स की राज और जजिया, ज़कात कौन कौन से कैसे कैसे, इसको देख लो। खुम्स तो होता था लूट कर, कौन सा कर, लूट कर। जहां भी सेना आक्रमण करती थी, वो जितना भी माल जो मिलता था उसके ऊपर जो राजा टैक्स लगाता था, वो कौन सा टैक्स लगाता था, खुम्स। क्योंकि लूटती कौन थी, सेना लूटती थी। तो ये किस पे लगता था, सेना के लूट के माल पे लगता था। ये शुरू में मैंने कहा आपको कि 20% होता था। कितना होता था, 20। फिर इसको मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 80 कर दिया, समझा गया। सैनिकों को नगद वेतन। तो ये लूट कर होता था, क्या होता था, लूट कर, और 20%। ये तो तुम्हारे को सभी को समझ में आ गया। अब खिराज के दूसरा आता है खिराज। क्या होता है, खिराज। और ये होता था भूमि कर। कौन सा कर, भूमि कर। तो बार बार मैं पढ़ाता हूं तो ये कर रहा हूं, इसने भूमि कर को बढ़ा के आधा से 1/3 कर दिया। बार बार पढ़ा रहा हूं ना, तो वो खिराज है। वो क्या है, खिराज। ये तुम्हें रट लेना है, खिराज। 1/3 से 1/4 कर रहा है, 1/4 से ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये, ठीक। दूसरा टैक्स भूमि कर। तीसरा होता था जजिया, और चौथा होता था ज़कात। जजिया क्या होता था, ये होता था राजनीतिक कर। कौन सा कर होता था, राजनीतिक। मैंने फिर कहा ये धार्मिक। राजनीतिक कर क्या होता था भाई, अगर कोई शासक है, आप कहीं रह रहे हो तो आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो सुरक्षा के लिए आप टैक्स दोगे कि नहीं दोगे उसे।
तो सुरक्षा के लिए जो टैक्स दिया जाता था उसे क्या कहते थे? जजिया कर। सुरक्षा के लिए जो टैक्स दिया जाता था उसे क्या कहते थे? जजिया कर। और ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। किससे नहीं लिया जाता था? मुसलमानों से। मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। अब इसमें तो एक चीज और देखना, जजिया कर को स्थायी रूप किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने जजिया कर को क्या कर दिया? स्थायी। जजिया कर को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। एक चीज तो तुम्हारे को ये याद रखना, मुसलमानों से नहीं लिया था। दूसरा क्या हुआ, ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। किसने क्या किया? पहला ऐसा शासक था जिसने किससे जजिया कर लिया? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। हालांकि इसमें जो लंगड़ा हुआ, मतलब अपंग हुआ, भिखारी हुआ, विधवा हुई और ब्राह्मण होते थे, ये कर मुक्त रखे जाते थे। जजिया कर इनसे कभी वसूल नहीं किया जाता। लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया? मुसलमानों ब्राह्मणों से भी क्या किया? जजिया कर वसूल। इसके अलावा जकात। अगर जकात की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अनुयायियों से लिया जाता है। किसके अनुयायियों से लिया जाता है? इस्लाम। और इस्लाम के अनुयायी का मतलब ये हो गया कि उसकी आय का 2.5%, उसकी आय का 2.5%। कितना भाग हो जाएगा भाई? भाग कितना हो जाएगा? एसएससी में बैठोगे तो तुम वैसे राख उड़ा दोगे मेरी, ऐसे राख उड़ाओगे ना। 1/40 भाग। 1/40 भाग को कितना कहते हैं? 2.5%। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को पता है कि तुम कुछ भी राख उड़ाने वाले नहीं। जैसे 1/10 कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है ना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली। 1/2 भाग कितना प्रतिशत होता है? 50%, है ना। तो 2.5% आ जाए तो भी याद रखना, और 1/40 भाग आ जाए तो भी याद रखना। दरअसल ये मैं इसलिए बताता हूँ, कई बार भाग पूछ लेता है। यूपीएससी में क्या होता है, आईएएस में ये बड़ा जो है तार्किक तरीके से दे देता है। उसमें कई बार 2.5% दे देता है, और जबकि हम भाग पढ़ते हैं। और ये जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैथ में बिल्कुल 0 किस्म के आदमी होते हैं, मैथ तो देखते डरते हैं। तो इसलिए इसको याद रखना कि ये जकात जो था मुस्लिमों पे ही लगता था। ये क्या कहता है? ये धार्मिक कर था, शुद्ध धार्मिक कर, शुद्ध इस्लामिक धार्मिक कर था, जो केवल किस पर लगता था? केवल इस्लाम अनुयायियों पर लगता था, केवल इस्लाम के अनुयायियों पर लगता था। और ये उसकी आय का, जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो 100 रुपये के आय का 2.5 रुपये मेरे को क्या देना पड़ेगा? जकात देना पड़ेगा। ये तुम्हारे को याद रखना। तो इसने शरीयत के मुताबिक जो चारों कर थे वो चारों कर लागू किए। बात समझ आ गई? ये तो 4 कर है जो तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा एक आध कर और है, उसको मैं बता देता हूं, वो भी तुम्हें याद रखना है। एक होता है उस्र और एक होता है उसरी। उस्र और एक होता है उसरी। उस्र तो क्या होता है? जो इस्लाम के अनुयायी थे उनकी भूमि को क्या कहा जाता था? उस्र कहा जाता था। इस्लाम के अनुयायियों की भूमि को क्या कहा जाता था? उस्र कहा जाता था। देखते रहना, मैं दिखता हूँ नहीं दिखता इसमें। अच्छा, उसरी क्या हो जाती थी? जो इस्लाम के अनुयायियों की भूमि थी उस पर जो कर लिया जाता था, जो कर लिया। याद रखना, यहाँ खिराज की अगर भूमि कर की बात की जा रही है तो भूमि कर और खिराज केवल हिंदुओं की बात हो रही है। समझ आ गया? अन्य जातियों की बात हो रही है, अन्य धर्मों की बात हो रही है। इस्लाम में जो कर लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था, उसे उसरी कहा जाता था। उसरी कहते हैं ज़्यादातर। और वो कुल आय का 1/10 भाग्य होता था। माने 10% होता था। याद रखना ये चीज़, समझा गया? खिराज कभी भी भूमि कर जो था, खिराज वो गैर धार्मिकों से, गैर इस्लामिकों से लिया जाता था। और उससे कौन से लिया जाता था? इस्लाम के नहीं। तो ये तुम्हारे को टैक्सों की बात हो गई। अच्छा, टैक्सों में इसने क्या किया? एक टैक्सों में इसने एक और टैक्स बढ़ाया, हक ए सर्ब। हक ए सर्ब, इसने एक नया टैक्स लगाया था, हक ए सर्ब। यानी इसने सिंचाई कर एक नया टैक्स लगाया था। क्यों? क्योंकि ये जायज़ सी बात है, नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण कराएगा तो खर्चा होगा, तो टैक्स कौन लेगा? ये तो ये याद रखना, हक ए सर्ब क्या है? किसका, कौन सा टैक्स है? सिंचाई, इरिगेशन टैक्स है। तो अब आपको एक चीज और याद रखना कि ये हक ए सर्ब कितना % होता था? ये होता था 10% या 1/10। 10% या 1/10। आज भी अपने जो वो होते हैं, आज भी कई लोग
किसी दूसरे से वो ले लेते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं कुएं का, तो उसके हिस्सा दे देते हैं, पानी का हिस्सा दिया करते हैं, तो वो 1/10 लगाया करता था। ये हो गए टैक्स। देखो हमने उसका सबसे पहले उसकी बात कर रहे हैं राजस्व सुधारों की, इनकी, फिर उसकी धार्मिक सुधारों, इन सभी प्रकार के सुधारों की बात देखेंगे। अब इससे आगे शायद इसमें तो नहीं आएगा सुधार कार्य, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको साफ करूं। फिरोज तुगलक ने 300 से अधिक नगर बसाए, 300 से अधिक नगरों का निर्माण करवाया। ये तुम्हारे को याद रखना है, 300 से अधिक नगरों का निर्माण। फिर अब बताओ ये नगरों का निर्माण कराएगा, तो बताओ किसके नाम पे करवाएगा? खुद के नाम पे कराएगा? कोई बेवकूफ होगा दूसरे के नाम पे कराएगा? बात समझ आ रही है? जब एमएलए खुद के नाम की पत्र लिखवाता है, कोई पड़ोसी का नाम थोड़ी लिखवाता है। तो इसलिए ये खुद के नाम पे लगभग 300 नगर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये जो भी मिले ना समझ लेना किसने बसाया है। तो इसमें मेन बताओ, फिरोसा कोटाला का मैदान बताओ कहाँ है? वेरी गुड, ये क्रिकेट प्रेमी है। फिरोसा कोटला क्या कर दिया? अरुण जेटली, इसका नाम कर दिया अरुण जेटली, स्टेडियम नाम कर दिया भाई, स्टेडियम का नाम है अरुण जेटली। फिरोसा कोटला नगर की बात कर रहा हूँ मैं, मंदबुद्धो, समझ आ गया? फिरोसा कोटला में फिरोसा कोटला के नाम से क्या है? मैदान भी है। मैं ये कह रहा था उसका नाम अरुण जेटली कर दिया, ये बाई कह रही है, ये तुम्हें याद रखना है। फिरोसा कोटला। अच्छा, फिरोजाबाद, कौन सा बात? फिरोजाबाद। फिरोजपुर, ये यूपी में फिरोजपुर, इनका नाम नहीं सुना कभी? पहली बार सुनोगे? यानी फिरोजाबाद, फिरोज के नाम से जो भी हो ना, वो ये सभी खुद ही बसाएगा, फिरोजपुर। अच्छा, अपने चचेरे भाई जोना खान की याद में जौनपुर का नाम नहीं सुना? जौनपुर चचेरा भाई था ना इसका। अरे मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई था। और मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जोना खान। तो जोना खान की याद में कौन सा बसा दिया? जौनपुर। तो इसने बहुत से यानी 300 से अधिक नगरों का निर्माण करवाया। छठा इसका सुधार कार्य देखो, इसने लगभग 1200 उद्यान लगाए। कितने उद्यान लगाए? 1200 उद्यान। जितने भी गार्डन है इसने लगाया था, नेहरू गार्डन, गांधी गार्डन, लक्ष्मीबाई गार्डन, फलोद्यान लगाए। 1200 क्या लगाया? फलोद्यान। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी वार्षिक आय जो थी वो लगभग 2 लाख टका थी। कितनी थी? 2 लाख टका इनसे मिलता था। अमरूद, अनार, सेब, पपीता, सारे किस्म के इसके पास थे। 1200 सल्तनत काल के सबसे ज़्यादा जो उद्यान लगाए थे इसी ने लगाया था। उद्यानों का इसका बड़ा शौक था। शौक की अगर बात है तो एक चीज़ और याद रखना, इसे गुलामों का बड़ा शौक था, गुलाम का। और ये सल्तनत काल के सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के पास थे। 1,80,000 गुलाम इसके पास, इसकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। कितने रहते थे? 1,80,000। ये भी तुम्हारे को याद रखना है। तो इसने नगरों की स्थापना की, उद्यानों की स्थापना की, गुलामों की एक बहुत बड़ा वो खोला। इसके अलावा इसने लोगों की सहायता के लिए एक विभाग खोला और उसका नाम था दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब ये कहता है मैंने खैरात में थोड़ी मिलाई है। खैरात का मतलब दान। खैरात का मतलब क्या होता है? दान। तो ये विधवाओं को विधवा, कोई अपंग हो गया, लूला लंगड़ा कुछ ऐसा, या और भी कोई कमजोर हो, बूढ़ा, बीमार, उनकी सहायता करता था ये। ठीक है। अच्छा, दीवान ए खैरात। इसके अलावा एक दीवान ए इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग था। पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन आती है डोगरी के खाते में 500 रुपये। इसने उस जमाने में 500 रुपये डालना शुरू कर दिया था। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? पेंशन विभाग। इसे मारवाड़ी में कहते हैं इंदिरा गांधी कौन सी पेंशन विभाग है? समझ गया ना तुम? जो भी है पेंशन विभाग खोला। और एक इसने खोला
सपा खाना, कौन सा खाना? सपा खाना। सपा खाना। अस्पताल को क्या कहते हैं? सपा खाना। अस्पताल को क्या कहते हैं? सपा खाना। तो इसने दवाओं के इंतजाम के लिए इसने कौन सा गला दिन, तो इसने बहुत सुधार कार्य करे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और याद रखना कि इसकी धार्मिक कट्टरता के बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसने क्या क्या किया धार्मिक कट्टरता में। धार्मिक कट्टरता में सबसे पहले इसका राजनीतिक अभियान देखते हैं, फिर उसको देख के देखते हैं। राजनीतिक अभियान की बात की जाए, यहीं लिख देता हूं मैं, फिर इसको साफ नहीं करना पड़ेगा। राजनीतिक अभियान, इसने अपने जीवन में केवल 2 बार राख उठाई थी, केवल 2 अभियान किए थे, जो तुम्हें याद रखना है। इसने अपने जीवन में कितने अभियान किए थे? 2। अच्छा, कौन कौन से अभियान किए थे? एक बंगाल का किया था, एक सिंध का किया था। एक बंगाल का और एक सिंध का। अच्छा, बंगाल अभियान की बात की जाए तो उसने 2 बार किया बंगाल पे। बंगाल पे कितनी बार किया? 2 बार किया। एक 1353 में किया, एक 1356 में किया। 1353 और 1356 दोनों बार पिट के आ गया। यहाँ इलियास खान था, यहाँ सिकंदर खान था। 1353 में तो कौन शासक था बंगाल का? इलियास खान, जो मैंने पिछली बार बताया था इसका नाम। और यहाँ था सिकंदर खान। कोई बात नहीं, तुम भूल जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये मत कहना गुरजत तक है याद रही, क्यों रट्टो जाने याद रह लेना। इलियास खान और सिकंदर खान दोनों बार पिट के आ गया। अच्छा देखो, ये देखो, नाचने जानी बिल्ली, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, खमियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे कौन सा डायलॉग है ना वो एक, कि वहां से तो पिट के आ गया बंगाल से तो, और आते टाइम में क्या करता है? पुरी से लौटता है और वहां पे आक्रमण कर देता है। कहाँ आक्रमण करता है? पुरी पे। और भगवान जगन्नाथ मंदिर को तोड़ देता है, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर देता है। ये तुम्हारे को याद रखना है। और भाई धार्मिक कट्टर आदमी है तो ऐसा करेगा ना। दूसरा चीज वहीं पे आक्रमण भी करता है उड़ीसा में, वो उसका सबसे सर्वाधिक सफल आक्रमण था। दूसरा इसका याद रखना, सिंध, गुजरात और सिंध वाला। अच्छा, ये 1361 में, 1361-63 में इसका हुआ था, 61 से लेकर 63। ये सर्वाधिक लंबा अभियान था। इतना बड़ा लंबा अभियान इसका जिंदगी में नहीं था। और इसमें सबसे बुरी तरह सफल रहा, सबसे अव्यवस्थित अभियान इसी का यही था। क्यों था? देखो, इधर तो फिर भी थोड़ी बहुत उसने ठीक रहा, लेकिन सिंध की तरफ गया तो क्यों बर्बाद हो गया? देखो, बताओ, सोचो। अरे राजा किसने बनाया था? बंगाल ने कि सिंध ने? मंदबुद्धो मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ मरा था? सिंध में। और इसको कहाँ शासक घोषित कर दिया था? सिंध में। इसका राज्याभिषेक कहाँ होता? ठट्टा में, सिंध में। बात समझ आ रही है? तो सिंध के आदमी तो इसका वैसे कहना नहीं मानेंगे, वो तो वैसे राजा है, आप तो राज्याभिषेक कराया था। बात समझ आ रहा है? अभी तुम्हारे में एटीट्यूड क्या है? 5 आदमी में यही तो है, अपन पाचे तो चल रहे थे, नहीं समझा? तो ये होता है कभी कभी। तो सिंध का इसका अभियान जीवन का सबसे कुव्यवस्थित अभियान था। और इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग चला था। क्या डायलॉग चला था? देख शेख प्रथा का कमाल, देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया, दूसरा जरा संभाल, दूसरा जरा संभाल। देखो भाई, देख शेख प्रथा का कमाल। शेख प्रथा होती थी। शेख मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है? उसकी हत्या किसने करवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये डायलॉग बन गया कि देख शेख प्रथा का तो कमाल करे छे। एक तो तुगलक मर गया और दूसरा जरा संभाल, क्योंकि दूसरा ने संभाल देख तू कहीं हाल चाल रहे जी का, आगे भाग रहे थे, सैनिक गैल भाग रहे थे। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और हर जगह पिट पिट के आता था, नहीं समझा? तो लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध डायलॉग प्रचलित हो गया था उस जमाने में, देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया, दूसरा जरा संभाल। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इसका एक और याद रखना, क्या? अब धार्मिक कट्टरता इसी के साथ देख लेते हैं। इसने क्या किया? जब सिंध की तरफ गया तो इधर गुजरात से गया, और यहाँ सिंध की तरफ इसने आक्रमण किया तो इधर गुजरात से होके गया। और जब ये रिटर्न होके आ रहा था तो ऊपर से आया कांगड़ा से, मतलब वो हिमाचल प्रदेश से होता है कि इधर से घूमते हुए चलते हैं। बात समझ आ रही है? इधर से तो नहीं जाएंगे, वो पिछली बार भी तंग किए थे आते टाइम में, तो ऊपर से आता है। और कांगड़ा जो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में चलता है, कांगड़ा, तो कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश जिसे अपन कहते हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी का मंदिर है। कौन सी मुखी का है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के मंदिर को इसने नष्ट भ्रष्ट किया। और इसके अलावा वहाँ से संस्कृत की पांडुलिपियों को उठा के लेके आया। और ये
पहला शासक था जिसने संस्कृत की ग्रंथों का, संस्कृत के ग्रंथों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। कौन सी भाषा में अनुवाद कराया? फारसी। ये तुम्हारे को याद रखना है। अच्छा, फारसी भाषा में, ये देखो संस्कृत हिंदू, इसके बारे में फारसी भाषा में अनुवाद कराया संस्कृत के ग्रंथों का, अथर्ववेद उपाय कराया, इसका जो राजकवि था उसके पास करवाया था। अच्छा, तीसरा चीज याद रखना, इसका जो वजीर था, इसका वजीर जाने माने अपन प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह दो, वजीर है की बात। खाने जहां तेलंगानी दरअसल एक हिंदू था, और वैसे नाम इसका कन्नू था। कन्नू तुम्हारे नहीं है क्या? कन्नू है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो वही कन्नू इसका मूल नाम था। ये एक हिंदू था और इसे खाने जहां तेलंगानी की उपाधि दी गई थी। तेलंगानी इसलिए कहाँ का था? तेलंगाना का था, इसलिए तेलंगाना की उपाधि दी थी। खाने जहां तेलंगानी की उपाधि थी, जो इसका वजीर था। और याद रखना, जब इसका खास आदमी था, सबसे विश्वसनीय आदमी था, और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके ऊपर एक मकबरा बनाता है जो अष्टभुजाकार है। सल्तनत काल का पहला अष्टभुजाकार का जो मकबरा है वो किसका है? खाने जहां तेलंगानी का। किसका है? खाने जहां तेलंगानी का। ये तुम्हें याद रखना है। एक धार्मिक कट्टरता का उदाहरण यह था कि इसने एक हिंदू ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया था। हिंदू ब्राह्मण को क्या दिया था? मृत्युदंड। इतिहास में पहली बार हुआ था किसी हिंदू ब्राह्मण को मृत्युदंड इसी ने दिया था। यह भी तुम्हारे को याद रखना है। और इसके अलावा धार्मिक कट्टरता की अगर बात की जाए तो इसने हिंदुओं पे जितने भी कर लागू करने थे वो तो किए ही किए। इसके अतिरिक्त हिंदुओं के ऊपर शरीयत को तेजी से लागू, मतलब कठोरता से लागू किया, जबकि इस्लाम के ऊपर इसने शरीयत के लिए बाकी छूट दे दी। इसके समय में केवल मात्र एक विद्रोह हुआ था इसके जीवन में। केवल एक मलिक ने विद्रोह किया था और इसके जीवन में कोई विद्रोह नहीं हुआ। अच्छा, एक आदमी ने खुद ने अपने आप को हिसार कहा था, उसने अपने आप को मोहम्मद पैगंबर घोषित कर दिया था। तो ये उसका दमन करने के लिए निकलता है और इतना भयंकर दमन करता है, उसके एक अनुयायियों को काट देता है, पैगंबर, है ना। तो याद रखना एक और चीज, अगर इसके बाद खलीफा से बात की जाए, तो खलीफा के याद रखना कि इसने खलीफा से 2 बार मान्यता ली। कितनी बार मान्यता ली? 2 बार मान्यता। मतलब धार्मिक रूप से कट्टर आदमी होगा ना, आप इस बस समझ लो, खलीफा से 2 बार खिल्लत लेने वाला। इसने खुद को खलीफा का नायब का, सल्तनत काल का पहला शासक जिसने खुद को खलीफा का नायब का। किसका नायब का? खलीफा का नायब। और याद रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का दाहिना हाथ कहा था। क्या कहा था? दाहिना हाथ। और इसने क्या कहा? नायब। समझ आ गया? दोनों चीजों में अंतर है। अच्छा, खलीफा का नायब का 2 बार मान्यता प्राप्त की। ये तुम्हारे को खलीफा के बारे में याद रखना है। खलीफा के प्रति इसका सम्मान था। जब इसने खुतबा पढ़ाया, खुतबा जानते हो? खुतबा, अरे खुतबा ही नहीं जानते, 10 दिन से खुतबा ही पढ़ रहे हैं अपन। जब भी शासक बनता है तो उसे पूरी मलिक मोहम्मद फलाना, इसके बाद में फलाना आया, मोहम्मद गजनवी के सेनापति, गोरी फलाना के सेनापति, इसके द्वारा स्थापित। तो अपने खुतबे में इसने केवल एकमात्र सल्तनत काल के बादशाह का नाम नहीं लिखाया। बताओ किसका नहीं लिखाया होगा? सोच लो देखे। इसने एकमात्र बादशाह का, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक का नाम नहीं लिखाया। वाह, गजब लड़की। मुबारक शाह। किसका? मुबारक शाह। क्योंकि वो दरबार में नग्न आता था और वो खुद को अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। डाटा मैंने बहुत चीज़ें बताई थी आपको। अलाउद्दीन खिलजी के छोरे की बात बताई थी। मलिक काफूर ने उसे बंदी बनवा दिया था और उसकी जगह किसको बना दिया? शिहाबुद्दीन। आ गया थोड़ा बहुत याद? तो केवल इसने अपने खुतबा में मुबारक शाह का नाम नहीं लिखा, बाकी सब का नाम लिखा दिया। इसका कारण क्या था? कि मुबारक शाह ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। क्लियर? ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा अगर उसकी बात की जाए, किसकी? निर्माण कार्यों की, तो निर्माण कार्य को आप थोड़ा सा याद रखना। 2-4 इसके निर्माण कार्य हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो फिरोज, ऐसे थोड़ा सूत्र से याद रखना, फिरोज ने शिकार करना चाहा। फिरोज ने क्या करना चाहा? शिकार करना चाहे तो खिड़की खोलेगा। क्या खोलेगा? खिड़की से शिकार होगा।
अब जैसे खिड़की खोला तो उसको एक काली बेगम नजर आई। कौन नजर आई? काली बेगम। तो अब ये सूत्र इसी से बना लेना। पहले तो फिरोजपुर, ठीक है, और फिरोजपुर के अलावा नंबर 1 दूसरा उसने शिकार खेलना चाहे तो शिकार एक कुश्क, शिकार खेलने के लिए दिल्ली के पास इधर यमुना की तरफ उसने शिकार एक कुश्क महल का निर्माण कराया था। शिकार खेलने के लिए उसने खिड़की खोली, ठीक है, तो उसको क्या नजर आई? काली बेगम। तो काली मस्जिद और बेगमपुरी की मस्जिद, ठीक है, काली बेगम नजर आई। और इसके अलावा एक और तुम्हारे को याद रखना है जो मैंने बताया था, खान जहां तेलंगानी का मकबरा जो अष्टकोणीय है। तो ये कुल मिला के 7-8 इमारतें हैं इनकी, वो भी आप साथ के साथ ही लिख लेना। और अब बात आती है इसके दरबारी कवि, जो मैंने दरबारी कवि बताई दिया, आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें जगह तो नहीं है लेकिन मैं यही लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ताकि देखो इसके दरबारी कवियों में मैंने 2-3 का नाम बता दिया है। बरनी, कौन सा? नहीं, बरनी, बार बार कह रहा हूँ बरनी के बारे में याद रखना। तारीख ए फिरोज शाही, कौन सी शाही? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। बरनी खासम खास मित्र किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी परिवर्तित करता है तो उसकी माँ मर जाती है, वो चाहता है कि मैं जाऊँ, लेकिन बरनी को जाने नहीं जाता है। और वो कहता है बरनी तू मेरे को गलत समझ रहा है, लेकिन मित्र मेरे दोस्त तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को है। उसको बहका के वहाँ ले जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो मर जाता है तब उसके प्रति प्रेम उमड़ के आता है कि यार अपना वो पुराना मित्र ही था। तो इसने इसके बुराई करना शुरू कर दी, किसकी? फिरोज शाह के, कि बेवकूफ़ आदमी, गधा आदमी है, उलेमाओं का ऐसे छूट दे रहा है, ये है वो है। अब फिरोज शाह देखता रहा 6 साल तक इसने लिखते रही तारीख फिरोज शाही। एक दिन किताब उसके पास पड़ी, अरे यार उधर लाइब्रेरी में पड़ी थी पुस्तक, उसने उठा के देख लिया, अरे यार किताब कौन लिख रहे थे? कहते महाराज बरनी लिख रहे थे। अरे मेरी खिलाफ बुराई लिख रहा है। उठा के लेगा वो बरनी को, और बरनी को लाके जेल के अंदर डाल दिया। क्या डाला? जेल के अंदर। तो जेल के अंदर डाला तो उसके बाद में उसने एक पुस्तक और लिखी थी जेल के बाद में निकल के, जब 6 महीने 12 महीने बाद में बाहर आया, उसका नाम था फतवा जहांदरी। फतवा जारी किया था ना उसने, फतवा ए जहांदरी। जहां भाई ये मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दिया, जहां फतवा शरीयत के अनुसार, याद रखना, एक तो कानून होता है, एक फतवा होता है। शरीयत के अनुसार दंड देने के लिए जो जारी किया जाता है वो तो क्या होता है? फतवा। और जैसे मान लो कानून के अनुसार जो जारी किया जाता है उसे कहते हैं अरेस्ट वारंट। क्या कहते हैं? अरेस्ट वारंट। तो वो शरीयत का अरेस्ट वारंट को क्या कहते हैं? फतवा। तो फतवा है जहांगीरी सुल्तान का फतवा, ये पुस्तक लिखी। दोनों रट लोगे, वैसे रट ले, है ना। अरे एक इस छोरे ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने खुद ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले, याद तुम्हारे याद हो तो ठीक है, और नहीं याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली बार फिर करना, ये तो काम है अपने पास। अच्छा दूसरा मैंने इसका बताया था महत्वपूर्ण आदमी अफीक। कौन सा क्या? अफीक और बरनी दोनों की एक ही पुस्तक है। कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। यहाँ 51 से 56 के बीच लगी कि 6 साल का कार्यकाल के बारे में लिखा है, और पूरी ठोक के बुराई की गई है। और यहाँ जो भी किया गया है वो सारी बढ़ाई की गई है, इसका सारा कार्यकाल मिलता है। क्लियर? तो ये तुम्हारे को 2-3 किताबें भी याद रखनी है। उस तुम्हारी काली मस्जिद, बेगमपुरी की मस्जिद, शिकार कुश्क महल, इसके अलावा फिरोजपुर का महल, इसके अलावा तेलंगाना जहांगीरी, ये 5-7 इमारतें याद रखनी है। और इसके अलावा धार्मिक नीति, सुधार कार्य, नहरें, उद्यान, शिकार, कृषि, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट हो गया। अब इसको माइंड में छप गई तो कॉपी में छाप लो। इसका रिकॉर्ड को एक स्क्रीनशॉट ले लेने दो। इनको एक बार मैं राइट डाउन करा देता हूँ। एक तो होज ए अलाई और होज ए शम्स, जो इमारत थी ये पहले निर्माण करवा दिया था। ये होज नहाने के जो स्विमिंग पूल थे इनका पुनर्निर्माण करवाया। इनका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। एक तो तुम्हारे को ये याद रखना है, पुनर्निर्माण। दूसरा इसके बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने 5-7 मस्जिदें बनाई। तो इसके काल को मस्जिदों का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? मस्जिदों का काल। मस्जिदों का काल। अच्छा, कौन कौन सी मस्जिद बनाई?
उसमें मैंने कई मस्जिद आपको शुरू में बता दी। पहली जो चीज़ तुम्हारे को याद रखना कि एक आदमी था जिसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? फिरोज। तो पहले तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। दूसरा उस आदमी ने खिड़की से देखा। किससे देखा? खिड़की से। तो ये आ गया कुश्क ए खिड़की, कुश्क ए खिड़की मस्जिद। और उसको मस्जिद देखा, उस खिड़की में से देखा तो उसे कौन नजर आया? एक काली बेगम नजर आई। तो चौथी तुम्हें याद रखना है काली मस्जिद, काली मस्जिद। काली कलूटी नजर आई, काली कलूटी। कला मस्जिद, कला मस्जिद। काली कलूटी कौन देख नजर आई? बेगम। तो बेगमपुरी की मस्जिद, बेगमपुरी की मस्जिद। ये तुम्हारे को मस्जिद है, याद रखना है। अच्छा, एक मकबरा भी इनका बहुत प्रसिद्ध था। मकबरा मैंने आपको बताया खान जहां तेलंगानी का मकबरा, खान जहां तेलंगानी, तेलंगानी का मकबरा। जो इसका वजीर था और इसका नायब भी था। वजीर जिसे अपन कहते हैं पीएम, और इसका नायब, इसका नाम मूल नाम था कन्नू, कन्नू इसका मूल नाम था। ये तेलंगाना का रहने वाला था। और याद रखना इसके समस्त जो आर्थिक सुधार थे वो समस्त आर्थिक सुधार इसने के थे, समस्त आर्थिक सुधार। ये तुम्हारे को याद रखना है। खान जहाँ तेलंगानी, ये मूल रूप से कौन था? हिंदू था। मूल रूप से कौन था? हिंदू था। और इसके लिए जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु इसके जीवन काल में हो जाती है एफएसटी में। तो एफएसटी का एक पुत्र था जोना खान। एफएसटी के पुत्र का नाम भी जोना खान था। इसके चचेरे भाई का नाम जो जोना खान अल्लाह मोहम्मद बिन तुगलक था वो अलग है। जोना खान ने इसके लिए मकबरा बनाया था। और ये जो मकबरा बनाया वो अष्टकोणीय मकबरा कौन बनाया? कौन सा बनाया? अष्टकोणीय। तो हिंदुस्तान का पहला अष्टकोणीय मकबरा, हिंदुस्तान का पहला अष्टकोणीय मकबरा। ये भी तुम्हारे को याद रखना है। इसके अलावा अगर इसके इमारतों की याद रखा जाए तो एक शिकारगृह, शिकारगाह, कुश्क ए शिकार, कुश्क ए शिकार मस्जिद, इसका निर्माण करवाया इसने। इसके अलावा तुम्हारा नवा इसको याद रखना है कि इसने क्या किया था कि जो मेरठ और तुम्हारा टोपरा, टोपरा अम्बाड़ा में पड़ता है। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा का नाम सुना है क्या? कहाँ है? पंजाब। अम्बाड़ा और मेरठ, मेरठ यूपी में पड़ता है। यहाँ से सम्राट अशोक के 2 स्तंभ लेके आया, 2 स्तंभ लाके और वहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया। और ये इसलिए करवाया था ताकि इसको मतलब अपनी ताकत शो हो। समझा गया? पहले के लोग क्या करते थे अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए, भाई उनको लिया उठा के फिर उनके ऊपर पुलिस वोलिस करवा के कुछ काम करवाएगा, लेकिन ये करवाता इससे पहले ही मर गया। तो ये 2 इनको स्तंभों को भी दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। ये आपको याद रखने, ये 2 इसके स्थापत्यकालीन इमारतों में निर्माण है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुगलक कंप्लीट हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो तुगलक सल्तनत है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इसका कारण क्या था ये तो मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें उलेमा वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया था। और उलेमा वर्ग, जब आप किसी पद को वंशानुगत कर देंगे तो उसकी सबसे बड़ी कमी हो जाएगी, उसमें योग्यता की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी कमी हो गई? योग्यता की कमी हो गई। और योग्यता की कमी होने के कारण अब यहाँ पे जो शासक बने उन शासकों में कौन कौन प्रसिद्ध थे आप इसको देख लो। सबसे पहले गियासुद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक। अब देखो एक चीज़ याद रखना, गियासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक सल्तनत का संस्थापक भी था, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है गियासुद्दीन तुगलक सेकंड। क्लियर? तो ये जब इसकी मृत्यु होती है फिरोज शाह तुगलक की, तो उसी टाइम यानी 1386 में शासक बनता है। और इसके बाद में 3-4 छोटे मोटे शासक बनते हैं। अगर आपको नाम याद रखना हो तो वो वाली बात लिखाना चाहता हूँ। पहला, इसके बाद में अबू बकर बनता है, अबू बकर, अबू बकर तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में मोहम्मद शाह बनता है, मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद में तुम्हारा बनता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है? तो ये 4-5 छोटे शासक बनते हैं। और लास्ट का जो अंतिम शासक था इसका, उसका नाम था नासिरुद्दीन,
तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। और ये शासक बनता है 1392 से लेके और 1414 तक इनका शासन रहता है। कई इतिहासकार 1412 भी करते हैं, क्योंकि 2 साल तक जो शासन रहा था वो दाऊद खान लोधी का रहा था। दाऊद खान लोधी, मैं भी आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो देखो, इसको यहाँ से देख लो, 1386 से लेके और 1392 के मध्य ये कुल मिला के 4 शासक बनते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो उसका बेटा जोना खान जो था वो भी युद्ध में मारा जाता है, जो सिंध अभियान था उसके दौरान। तो उसने अपने पौत्र जो उसका पौत्र था गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से शासक बनता है 1386 में। इसके समय सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसकी सल्तनत बिखर गई। क्या बिखर गई? सल्तनत बिखर गई। और अब जो भी तुम्हारा है ना, जौनापुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये जो भी थे वो स्वतंत्र हो गए लगभग। और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई वो गुलामों की हुई। किसकी हुई? गुलामों की। क्योंकि मैंने अभी कल आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 गुलामों की एक बड़ी तादाद खड़ी की थी। तो 1,80,000 गुलामों को संभालना भी कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था। तो यहाँ जो बगावती थे वो कौन थे? गुलाम। और गुलाम बहुत कुव्वतदार व्यक्ति हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा गुलामों की बगावत शुरू हो गई। तो इससे धीरे धीरे जो सल्तनत थी वो बिखर जाती है। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सभी धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत से पृथक हो जाते हैं। इसके बाद में अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये शासक बनते हैं। इनके बारे में कोई खास है नहीं, तो ये आपको पढ़ना नहीं। लास्ट जो शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन तुगलक। 1392 में बना और 1414 तक शासक रहा। ये तुम्हारे को याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली चीज़ तो ये अंतिम शासक था। ये तो आपको चीज़ समझ में आ गई, क्या था? अंतिम शासक था। दूसरा इसने क्या किया कि इसकी जो सल्तनत थी वो केवल पालम तक रह गई थी। पालम जानते हो? दिल्ली, मेन दिल्ली से पालम इधर साइड में पड़ जाता है। जैसे शाहपुरा का जो एंड है ना, जिसे कहते हैं अपने, ये कह दो भाई, ये जयपुर त्रय कह दो, इधर समझ आ गया? तो दिल्ली से पालम तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी केवल। मतलब इसके जो हुक्म थे वो ज़्यादा दूर तक बिल्कुल नहीं चलते थे। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें क्या हुआ, इसके ज़माने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त आक्रमण हुआ था। अब बताओ, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कौन करेगा? 1 मिनट सब शांत रहेंगे और ये बताएगी मेरे को, ये लड़की हिंदुस्तान के ऊपर यानी अपन सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, तो आक्रमण कौन कर रहा है बताओ? मंगोल। वेरी गुड। कौन कर रहा था? मंगोल। तो मंगोल नेता तैमूर का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तैमूर। और तैमूर 1398, एक तो तुम्हें याद रखना है, ये तैमूर है, ये मंगोलों का वंश है। बात समझ आएगा? तैमूर क्या है? मंगोलों का वंश है। ये तैमूर कोई आदमी नहीं है। तैमूर कोई आदमी नहीं है। ये तो मैंने फिर कहा, क्योंकि उस टाइम मैंने पहले भी आपको कह रहे तैमूर का आक्रमण होता है। याद है तुम्हारे? कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर पढ़ लेना। तो तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। किसका आक्रमण हुआ? तैमूर। और तैमूर के आक्रमण जब होता है तो ऐसे कहते हैं कि तैमूर के आक्रमण को इसी के जो वजीर थे उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। और उसका जो प्रसिद्ध वजीर था उसका नाम था खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान। खिज्र खान ने तैमूर को आमंत्रित किया था। तो तैमूर 1398 में हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके और लगभग पूरी दिल्ली को जीतता है। जीत के उसने पूरी दिल्ली को जला दिया और इतना भयंकर तरीके से लूटा कि पूछो मत। यहाँ से नासिरुद्दीन तुगलक निकल के भाग जाता है। तो उसने दिल्ली को जीता, लूटा, जलाया और ये बचकर भाग गए यहाँ से। ये भी तुम्हारे को याद रखना है। अब होता क्या है कि तैमूर, अब तैमूर तो यहाँ रहेगा नहीं, उसका घर थोड़ी है। तो तैमूर जब वापस जाता है तो जिस वजीर ने इसको बुलाया था, खिज्र खान ने इसको बुलाया था। तो खिज्र खान को वो क्या करता है, मुल्तान
और दीपालपुर की जागीर दे देता है। अब देखो सोचो, मुल्तान और दीपालपुर कभी याद आएगा तुम्हारे? वेरी गुड। मुल्तान, दीपालपुर और एक तुम्हारा सिंध, ये तीनों की जागीर दे देता है, यहाँ का सूबेदार बना देता है। यानी सबसे कुव्वतदार आदमी ये हो गया, तीन जगह का सुल्तान। मतलब समझाएगा, एक आदमी अगर 3 रियासतें संभाल रहा है तो कितना ताकतवर हो जाएगा। तो दीपालपुर अपने पहले आया था, बताओ दीपालपुर कौन वहाँ का? वेरी गुड। गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना था उससे पहले कहाँ का सूबेदार था? दीपालपुर। क्योंकि ये तो 3-4 रियासतें बहुत अहम होती हैं, जैसे दीपालपुर रियासत, बदायूं रियासत। यहाँ के जो रियासत के जो व्यक्ति होते थे ना, वही शासक बनते थे। तो ये बड़ी अवधारणा निकल जाती थी कि जो जहाँ से निकल के आता है तो उसके बाद में ये अवधारणा लगानी चाहती है कि भाई यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से जो आएगा, वो यहाँ का जो गवर्नर रहेगा वही शासक बनेगा। ऐसी अवधारणा भी बनने लग जाती हैं, जैसे वर्तमान में भी चलती हैं राजनीति में अगर तुम जोड़ोगे तो। जैसे ये कहा जाता है कि उत्तर भारत में यूपी से जो चुनाव लड़ेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, और यूपी ने 8-9 प्रधानमंत्री दे दिए। लगभग एक मात्र दक्षिण का सदानंद वो था तुम्हारा, बाकी प्रधानमंत्री दक्षिण से बने ही नहीं। तो यूपी वाली क्रमभूमि में, इसीलिए नरेंद्र मोदी गुजरात का होते हुए भी वाराणसी से चुनाव लड़ता है कहाँ का? गुजरात में। हालांकि उसने बड़ौदिया सीट भी जीती थी, लेकिन वो सीट छोड़ दी, वो खाली कर दी, और कौन सी रखी? वाराणसी। बात समझ आई? तो आज के लोग भी इस बात को मानते हैं, जिसे शुभ सीट कह दो या जिसे रियासती प्रभाव कह दो या कुछ भी, इसके कई आयाम होते हैं। मैं कभी बाद में आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। तो ये चेंज भी होती रहती है। और इसमें अगर आपने कभी ज्योग्राफी थोड़ा ठीक से पढ़ा हो तो एक विद्वान रहे हैं, उनकी एक थ्योरी है हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड। और उसमें कहा है कि हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड जमीन का वह हिस्सा जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है, उसे हार्टलैंड कहते हैं। हार्ट, जमीन का हार्ट कहते हैं, हृदय। जैसे हार्टलैंड जो है वो बदलता रहता है। जैसे पहले जो हार्टलैंड था वो तुम्हारा यूरोप था, यूरोप ने राज किया। फिर यूरोप से हार्टलैंड फ्रांस गया, फिर फ्रांस से हार्टलैंड इंग्लैंड गया, फिर इंग्लैंड से हार्टलैंड जर्मनी और इधर आया, जर्मनी से हार्टलैंड अमेरिका आ गया, और अब धीरे धीरे हार्टलैंड चीन की तरफ जा रहा है, यानी चीन पूरे विश्व के ऊपर राज करेगा। और फिर बाद में यह कयास लगाया जा रहा है कि हार्टलैंड धीरे धीरे भारत की तरफ खिसकेगा इन फ्यूचर। तो ये हार्टलैंड थ्योरी होती है। जब आप ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ते हो तब आपको आता है, नहीं अगर राजा 1 वीक सीरीज देकर पास हो जाते हो तब तो है ही, फिर आपको कितना आता है। हार्टलैंड थ्योरी किसने दी थी पता है क्या? कोई बात नहीं। तो उस टाइम जो हार्टलैंड माना जाता था वो दीपालपुर माना जाता था। क्या माना जाता था? दीपालपुर। तो दीपालपुर का उसके सूबेदार बना दिया, यहाँ से बच के भाग जाता है। और जो तैमूर था, वो तैमूर हिंदुस्तान से यहाँ से बहुत ज़्यादा जितने भी जो उस्ताद थे, उस्ताद का मतलब कारीगर, शिल्पकार जिन्हें अपन कहते हैं, उनको अपने साथ लेके जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर शिल्प कला का रसातल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी राजा के पास जितने भी शिल्पकार थे, जो भी लोग थे, वो तो भागे नहीं, राजा तो खुद भाग के चला गया। तो इसके जितने भी शिल्पकार वगैरह ये थे, इनको अपने साथ लेके जाता है। और ऐसे कहते हैं कि उस जो तैमूर लंग था, उसका जो मकबरा बनाया था वो भी भारतीय कलाकारों ने ही बनाया था। ये तुम्हारे को याद रखना। तैमूर लंग का मतलब लंगड़ा होता है। तो एक भिखारी ने उसे देखा था हिंदुस्तान में, केवल एक मात्र भिखारी ने, तो उसने कहा कि वो लंगड़ा है, तो उसका नाम पड़ गया तैमूर लंग। ये याद रखना, भिखारी ने नाम, भारतीय भिखारी ने कहा था। अब भिखारी तो तुम जानते हो, भिखारी ने उसे क्या कहा था? लंग। तो उसका नाम क्या पड़ गया था? तैमूर लंग। ये तुम्हारे को याद रखना है, तैमूर लंग। क्लियर? इसके समय ही, नासिरुद्दीन के समय ही, इसका एक भाई भी था जिसका नाम था नुसरत शाह। क्या नाम था? नुसरत शाह। और नुसरत शाह जौनपुर का शासक बन गया था। जौनपुर मैंने बता दिया था, जोना खान की याद में बनाया था। अपने भाई जोना खान की याद में FST फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। तो जौनपुर, ये यहाँ दिल्ली का शासक ये था, और जौनपुर का शासक कौन था? नुसरत शाह। तो ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा काल? तुगलक काल। अब तुगलक काल में यानी 1414 तक ये जीवित रहता है, लेकिन 1412 तक ये दिल्ली में नहीं आता। और 1412 में दाऊद खान लोधी ने
दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। इस बात से खिजर खान बड़ा टेंशन में आ गया। खिजर खान टेंशन में ऐसे आ गया कि एक बेवकूफ़ तो वहाँ जाके बैठा है फिरोजाबाद और इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो लोधियों का काल हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो किसके ऊपर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन पर। और नासिरुद्दीन को फिरोजाबाद में उसकी हत्या की और उसके बाद में दिल्ली में चढ़ाई की और दिल्ली में दाऊद खान लोधी को मार के और फिर उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो अब इसके बाद में शासक बन जाता है खिजर खान। कौन बन जाता है? खिजर खान। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं दूसरा वंश चला सकूं। हर हर महादेव, KSG कोचिंग के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सैयद वंश का। किसका अध्ययन करेंगे? सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सैयद जो वंश थे इनका जो सल्तनत रही थी वो 1414 से लेके 1451 तक रही थी। और इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसका संस्थापक था खिजर खान। कौन था? खिजर खान। और खिजर खान जो शासक बना था वो 1414 से लेकर और 1421 तक शासक बना था। इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में कल बताया था। पहली चीज़ तो इसने इसकी स्थापना कैसे की। कोई आदमी अचानक तो आगे शासक बन नहीं जाता। तो इसके लिए आपको एक पहली चीज़ बता दी थी कि इसने तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तैमूर लंग को भारत आक्रमण के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। एक चीज़ आपको ये याद रखना है। और तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। उसने हिंदुस्तान को लूटा और जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक काल चल रहा था उसका जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ से डर के भाग जाता है दिल्ली से। और जब तैमूर लंग वापस जाता है तो अपनी वफादारी के कारण खिजर खान को इसने दीपालपुर, मुल्तान और सिंध का सूबेदार बना दिया। तो ये 3 रियासत ऐसी थी, इतनी बड़ी रियासत थी कि यहाँ पे जो शासक होता था यहाँ का तीनों का अगर सूबेदार हो गया तो ये निश्चित था, अवश्यंभावी था कि कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो ये ही शासक बनेगा। हालांकि उसमें इतने ज़्यादा अच्छे गुण नहीं थे। उस टाइम जो सबसे ज़्यादा सक्रिय था वो लोधी थे। तो जब नासिरुद्दीन तुगलक अंतिम जो तुगलक शासक था वो यहाँ से भाग के और फिरोजाबाद में चला जाता है। तो 1312 में क्या होता है कि यहाँ पे लोधियों का अधिकार हो जाता है। दौलत खान लोधी था। दौलत खान लोधी ने क्या किया कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जब इस बात का पता किसको लगता है? खिजर खान को। वो समझ जाता है कि दिल्ली अपने हाथ से जा रही है। इसलिए उसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे फिरोजाबाद में जाके और नासिरुद्दीन तुगलक की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? नासिरुद्दीन तुगलक, जो अंतिम तुगलक शासक था, उसकी हत्या करके और फिर वो दिल्ली पर चढ़ाई करता है। और उसकी हत्या करके कहाँ चढ़ाई करता है? दिल्ली में। और दिल्ली में आके और वो दौलत खान लोधी की हत्या कर देता है। दिल्ली में किसकी हत्या कर देता है? दौलत खान लोधी। और 1414 में, सॉरी ये 1412 है, 1412 में दौलत खान लोधी दिल्ली पे अधिकार जमा लेता है। तो 1414 में इसकी हत्या करके और फिर वो दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब देखो खिजर खान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये तो इसका था बायोडाटा, यानी परंपरागत इसने कैसे सत्ता प्राप्त की। अब चर्चा इस पे करेंगे कि इसकी सत्ता के बाद में इसने क्या किया। देखो पहले जो शासक बनता है तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि मेरे को नहीं पता कि आप कैसे करते हो, लेकिन सबसे पहले शासक बनते हैं उसकी एक नीति रहती है, कैसे भी अपने आप को स्थायित्व दिया जाए, अपने आप को स्थायित्व दिया जाए, अपनी ताकत को समेटा जाए और ख़ुद को एकदम ताकतवर बनाया जाए ताकि दुश्मनों से लड़ा जा सके। क्योंकि लोधी इस टाइम बहुत सक्रिय थे, क्योंकि उसने लोधियों के नेता दौलत खान लोधी की हत्या की थी। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे इसने क्या करता है, सबसे पहले एक चीज़, इसके जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये जो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंशज कौन थे? सैयद वंश। कौन थे? सैयद वंश, शिया वंशज। अब देखो शुरू में जब मोहम्मद साहब को अपन पढ़े थे दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, शिया और सुन्नी। शियाओं की मैंने बात की थी
कि जो इनके वंशज थे, मोहम्मद पैगंबर के जो वंशज थे, वो तो क्या कहलाए थे? शिया। और जो मोहम्मद साहब के अनुयायी जो थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये इसके अनुयायी थे, कट्टर अनुयायी, उन्हें क्या कहते हैं? सुन्नी। सुन्नी किसे कहते हैं? कट्टर अनुयायियों को कहते हैं, जिनमें कौन कौन था? अबू बकर, उमर और उस्मान। ये तीन चीज़ आपको तीनों याद रखने हैं। और इसके जो शिया जो वंशज थे, यानी जो मोहम्मद पैगंबर के क्या थे? वंशज थे, वो क्या कहलाए थे? शिया कहलाए थे। और उनमें कौन कौन थे? अली, हुसैन, समझा क्या? ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं के वंशज बताते हैं। तो ये क्वेश्चन पहली बार आपको याद रखना है कि मोहम्मद निम्न में से कौन सा वंशज मोहम्मद साहब के वंशज, निम्न में से कौन सा शासन, सल्तनत काल का कौन सा शासक मोहम्मद पैगंबर के वंशज थे? कौन से थे? सैयद वंश। कौन थे? सैयद वंश। ये आपको याद रखना है। क्लियर? दूसरा चीज़ देखो कि ये उस टाइम दीपालपुर, मुल्तान और सिंध पे शासन कर रहा था। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि ना लेके इसने क्या लिया? इसने रैयत ए आला की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? रैयत ए आला। रैयत ए आला इसकी उपाधि ली। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों? जो तैमूर जो था, क्योंकि ये तैमूर का इसने अपने आप को तैमूर का उत्तराधिकारी घोषित किया। किसका उत्तराधिकारी घोषित किया? तैमूर का उत्तराधिकारी ना कह के आप उसे योग कर सकते हो, तैमूर द्वारा जो नॉमिनेट होता है, तैमूर के द्वारा जो उसका वफादार कह दो, वजीर कह दो, वो नियुक्त किया, नायब नियुक्त कर दिया उसने, ऐसे समझ लो। और तैमूर का एक जो पुत्र था शाहरुख का प्रतिनिधि घोषित किया अपने आप को। प्रतिनिधि, समझ आ रहा है? प्रतिनिधि यानी बराबर का आदमी, उसका प्रतिनिधि यानी आपका जो शासक है वो तो कौन है? शाहरुख है। और मैं तो इसका क्या हूँ? एजेंट हूँ, एजेंट, प्रतिनिधि हूँ। इसने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने कोई खुतबा नहीं पढ़ाया, खुतबा भी नहीं पढ़ाया, और इसने कोई सिंहासन का प्रयोग भी नहीं किया। तो ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने दीपालपुर, मुल्तान और सिंध को वापस किसके अंदर मिला लिया? दिल्ली सल्तनत। तो ये चीज़ें याद रखना क्योंकि सिंध हमेशा के लिए किससे अलग हो गया था? हिंदुस्तान से अलग हो गया था। क्या आपको याद हो तो मोहम्मद बिन तुगलक भी गया था, ठट्टा में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने 2 ही अभियान किए थे। सबसे बुरा अभियान कौन सा था? सिंध वाला अभियान। तो सिंध भी इसमें मिल जाता है, मुल्तान यहाँ पे उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पहले किसका शासक था? सिंध, मुल्तान और दीपालपुर। ये आपको याद रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में शासक कौन बनता है आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। अब अगर उसकी बात की जाए खिज़र खान, तो खिज़र खान की जैसे ही मृत्यु होती है तो खिज़र खान की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम क्या था? मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। अब याद रखना, जो खिज़र वंश था उसका सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो इसे माना जाता है सबसे शक्तिशाली शासक। इसके बारे में 2-3 फैक्ट और देख लो। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़ाया और सिंहासन का प्रयोग किया। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपको एक याद रखना है कि इसके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है, याहिया साहब। कौन रहा था? याहिया साहब। वो दिल्ली में इतना प्रसिद्ध था, इतना ईमानदार आदमी माना जाता है, उसे एक दरवेश आदमी माना जाता है। दरवेश शासक मैंने बताओ किसको बताया था? किसको? नासिरुद्दीन। किसका बेटा था? तो इसने याहिया बिन सरहिंदी, इसका जो दरबारी कवि था, राज कवि था,
इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, तारीख ए मुबारक शाही। कौन सी लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही। देखो आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, शासक पढ़ रहे हो, तो शासक की कोई भी घटना, कोई भी बात एक्चुअल कहाँ कैसे है, ये अपने को पता लगता है उसके समकालीन जो भी लेखक होता है ना, उसकी पुस्तक से पता पड़ता है। बहुत सी लड़कियां उनके बार बार एक बात कहते हैं, सर ये याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता, तुम ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हो। जब आप इसे 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कई बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, उसे लिखो। बोलते हैं सर पढ़ने पे याद हो जाता है। वो याद ऐसे होता है, बाकी एग्ज़ाम में जाओगे तब उसे कर नहीं पाओगे। तो यहिया बिन सरहिंदी ने तारीख है मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। अच्छा, ये तुम्हारे को याद रखना, सबसे कुव्वतदार, सबसे शक्तिशाली शासक था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में मोहम्मद शाह शासक बनता है। अब यहाँ उसकी सल्तनत कमज़ोर पड़ जाती है। ये उसका सल्तनत का उच्चतम शिखर होता है, किसी भी चीज़ का शिखर होता है, अपनी सीढ़ियों पे चलता है। कोई बिंदु आता है, उसके बाद में ये स्टेज, इसके बाद में ये स्टेज, इसके बाद में स्टेज, फिर उसके बाद में डाउन जाता है। अगर कोई स्टेप आप ये सोच लो कि आते ही उससे शिखर पे पहुंच गया तो फिर उसका पतन भी जल्दी है। बात समझ आ रहा? जैसे बाबर आया तो बाबर आते ही शिखर पे पहुंच गया था क्या? नहीं, उसका बेटा हुमायूं को निर्वासित करके भगा दिया था, दिल्ली छोड़ के भागनी पड़ी थी। समझ आया क्या? अफगानिस्तान में पैदा हुआ था ये। तो उसके बाद में कमज़ोर बने, फिर अकबर थोड़ा सुदृढ़ किया, फिर शहनशाह कमज़ोर, शाहजहाँ, फिर जहांगीर, ऐसे करते 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 फिर औरंगजेब जो है वो चरम पे लेके गया उसको, मुग़ल सल्तनत को। फिर उसके बाद में गिर जाती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी विचार, उसकी अपनी ऊंचाइयां होती है, उसके बाद में नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और इसकी जो खिज्र वंश था उसकी ऊंचाई कौन था? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद में यहाँ मोहम्मद शाह या उसके बाद में अलाउद्दीन शाह के समय इसकी नीचाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक लोधी नेता उभर के आ जाता है। दौलत खान लोधी की हत्या की जी खिज्र खान ने, उसका पुत्र था बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने अपने बेटे की उपाधि दी। बेटा कहा, क्या कहा? बेटा कहा। और उसे खान ए जहाँ की उपाधि दी। बहलोल लोधी को किसकी उपाधि दी? खान ए जहाँ की उपाधि दी। ये आपको याद रखना। इसके बारे में बस ये 2 ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब लास्ट आता है अलाउद्दीन शाह। जैसे मोहम्मद शाह मर जाता है, अब पूरी सल्तनत कौन संभाल रहे थे? लोधी। कौन संभाल रहे थे? लोधी। और अलाउद्दीन शाह जब शासक बनता है तो ये भी लोधियों से काफ़ी डरता था, इसकी वैसे भी कुछ नहीं चलती थी और इसकी कोई ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं थी। तो इसने क्या किया, अपना तख्त बहलोल लोधी, अपने तख्त पर बहलोल लोधी को छोड़ के और ये बदायूं चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बदायूं चला गया। तो ये याद रखना, ऐसा कौन सा शासक था जो अपने तख्त को छोड़ के चला गया? क्योंकि इसने बहुत से लोगों को पढ़ा था, बहुत से लोगों को देखा था, इसको पता था कि अपनी ताकत इतनी नहीं है, अपने साथ इतने आदमी नहीं है जितने किसके साथ हैं? बहलोल लोधी के। अगर अपन कुछ करेंगे तो अपना खून बहेगा, और इतने लोग अपने साथ मरेंगे, इतने लोग इसके साथ मरेंगे, तख्त इनके पास जाना है। तो ये तख्त को छोड़ के और किसको छोड़ गया? बहलोल लोधी को। और कहाँ पे चला गया? बदायूं। और बदायूं का सूबेदार बन गया। अब इसके बाद में कौन का शासन प्रारंभ हो जाता है? लोधी काल। कौन सा काल हो जाता है? लोधी। तो ये भी आ जाता है। 2% इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा वंश है जिसने बिना रक्तपात के सिंहासन छोड़ दिया था? सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। अब देखो, मैंने एक चीज़ देखो, बहुत अच्छी चीज़, मैंने शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था, शिया और सुन्नी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहीं पे लगेगा। आदमी की अगर आप एक पूरा उसका वो देख लेते ना मतलब, तो आपको पता लग जाता है इसका पूरा जीवन चक्र क्या होगा। आप उसको ढंग से देखो, एक बार उसको पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को पढ़ने की कला यही होती है। मैंने शुरू में एक पॉइंट कहा था शियाओं के लिए कि शिया उदार थे और सुन्नी क्या थे? कट्टर। शिया मर जाते, सुन्नी मर जाते, लड़ते पिटते, लेकिन तख्त ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते। लेकिन शिया क्या थे? उदार। बात समझ आएगा? तो इन्होंने अपना तख्त भी छोड़ा, एक बात। दूसरी बात, मोहम्मद साहब के, मोहम्मद पैगंबर के एकमात्र वंशज कौन सा वंश था? सैयद। आप इसको छाप लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो।
चालू है क्या? देखो लोधी वंश की अगर बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी, जो 1451 से लेके और 1489 तक शासक रहता है ना। ये सबसे लंबे समय तक शासक रहता है। ये सल्तनत काल का एक पहला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। पहली चीज लोधी वंश के बारे में, इसके बारे में सुन लो। हम अभी तक जो भी देखते रहे, पहले वंश कहाँ से आया, वंश कहाँ से आया। अब देखो जब अपन इस्लाम के आगमन की बात पढ़े थे, इस्लाम की आपको पता हो भारत में आगमन, तो बताओ सबसे पहले कौन आया था? कौन आया था? फिर कौन आया था? फिर कौन आया था? अब बताओ, अपने अरबियों का आक्रमण पढ़ लिया? अच्छा, अरब तुर्कों का भी पढ़ा नहीं पढ़ा? ये जितने भी थे तुर्की थे, समझ आया क्या? ये जो 4 राजवंश थे, कौन कौन से? अब्बासी, उम्मयद, उस्मानी और ओटोमन साम्राज्य। ये चारों के वंशज ही, ये तुर्क थे चारों ही, इनके वंशज ही भारत में आ रहे थे सारे। तो अब चौथा आता है अफगानी। कौन आता है? अफगानी। तो याद रखना, लोधी वंशज अफगानियों की शाहू लेख शाखा से संबंधित थे। अब गुरु जी ये शाहू लेख, श्रुति लेख तो जानते हैं, ये शाहू लेख क्या होता है? शाहू लेख का मतलब होता है कि जो अफगानिस्तान का एक प्रांत है उसमें एक क्षेत्र विशेष है, उसका नाम है शाहू लेख। कौन सी शाखा, कौन सा प्रांत है? शाहू लेख। जैसे जयपुर के अंदर एक तहसील है शाहपुरा, वैसे ही अफगानिस्तान में भी एक काबुल के पास ही पड़ता है जिसका नाम है शाहू लेख। तो वह शाहू लेख शाखा से संबंधित होने के कारण ये लोधी वंश था और अफगानियों की शाहू लेख शाखा था। अब दूसरा चीज, इनका मूल काम क्या था? मूल कार्य ये घोड़ों के व्यापारी थे। क्या थे? घोड़ों के व्यापारी। ये तुम्हारे को याद रखना है। अब साहब अपन आते हैं बहलोल लोधी के ऊपर। बहलोल लोधी के ऊपर मैंने एक चीज आपको अभी बताई, वो क्या बताई थी कि याद रखना, बहलोल लोधी एक ऐसा शासक था जो बिना प्रतिरोध के, अगर पिछले वाले शासक ने, दूसरे वंश के शासक ने इसे जबरदस्ती शासक बना दिया। अब देखो इसको शासक कब बनाएगा? इसका मतलब इसने इतना मनोवैज्ञानिक ताकत दिखाई। बात समझ आ रही है? किसी आदमी से तुम काम करवा लेते हो, वो आपसे ऊंचा है लेकिन तुम उससे काम करा लेते हो, तो तुम उसे मार रहे भी नहीं, पीट रहे भी नहीं, फिर उससे काम करा रहे हो। उसका मतलब तुम उसे मनोवैज्ञानिक डिफीट देते हो। कौन सी डिफीट देते हो? जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिफीट। मनोवैज्ञानिक मात दी जाती है यहाँ पे। तो इसने मनोवैज्ञानिक मात दी थी, और मनोवैज्ञानिक मात तभी दी जाती है कि आपके पीछे कितने लोग हैं। अगर आपके पास 2 4 5 आदमी हो जाते हैं, आपका ग्रुप मजबूत हो जाता है ना, तो सामने वाला अपने आप ही मनोवैज्ञानिक रूप से हारने लग जाता है। ऐसा फील किया है क्या तुमने कभी? चलो नहीं किया, कोई बात नहीं। तुम सल्तनत के कौन से संस्थापक हो, अपन छोटे मोटे आदमी हैं, पर घर में कोई लपड़ा उपड़ा हो तो देख लेना, मम्मी को पक्ष में कर लेना, डोकरा वैसे सेट हो जाएगा। ठीक है? तो बहलोल लोधी ने क्या किया बताओ? इसके पास कौन थे मनोवैज्ञानिक डिफीट देने के लिए? इसके पास लोधी थे। कौन थे? लोधी थे, इसके मित्र दोस्त। तो उन लोगों की मदद से इन्होंने जब साइकोलॉजिकल डिफीट दी तो इसको शासक बना दिया। अब इसके समस्या ये उत्पन्न हो गई कि इसको शासक तो बना दिया, लेकिन ये तख्त पर कैसे बैठे? क्योंकि वे इसके अकेले की ताकत नहीं थी, ये नेता नहीं था, ये तो उन समकक्षों में एक आदमी था बस। तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जो अमीर थे उनके बराबर चटाई बिछा के और उनके पास बैठ जाता था, उनको चारों तरफ बिठा लेता था और खुद बीच में बैठ जाता था। अपने अमीरों के बराबर बैठता था, अमीरों के। समझाएगा? अच्छा, अपने अमीरों को अपना भाई समझता था और कभी भी उनका कोई भी असम्मान नहीं करता था। उनके सामने कभी भी आसन पर नहीं बैठता था, आसन पर नहीं बैठता था। अब बताओ, आसन पर नहीं बैठेगा
तो ये बताओ कि इससे अपने नाम का खुतबा पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा। बहुत बढ़िया, याद रखना कि इसके भाई इसे ताकतवर जरूर बनाना चाहेंगे, वो इसे मूर्ख बना के नहीं रखेंगे। जब आप अपनी पूरी ताकत दूसरे को दे देते हो तो वो भी ये चाहते कि ऐसा नहीं कोई दूसरा आदमी आके हड़प ले। तो याद रखना, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। सिंहासन भी था लेकिन उस पर बैठता नहीं था, अपने सरदारों के सामने किस पे बैठता था? चटाई पे उनके बराबर। तीसरा चीज, इसने सिक्के भी चलाए थे। इसने क्या चलाए थे? सिक्के। और सिक्के जो चलाए थे उसे कहते हैं बहलोली सिक्के, बहलोली सिक्के। और ये किसके थे? तांबे के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? तांबे के। और ये 1 टका में, 1 टका, टका मतलब चांदी का जो सिक्का होता है, उसमें 40 बहलोली सिक्के आते थे। समझा क्या? और ये तुम्हारा अकबर जब तक कर रहा था तब तक ये सिक्के चलते रहते थे, बहलोली सिक्के, बहलोली सिक्के। ये तुम्हारे को याद रखना है। बहलोली सिक्के किसने चाहा था? बहलोल लोधी। ये तुम्हारे को याद रखना। इसने जौनपुर को वापस जीत लिया था। किसको वापस जीत लिया था? जौनपुर को। जौनपुर को इसने वापस जीता और अपने सरदारों के बराबर बैठा रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी इसके सरदारों और इसके मध्य कोई बीच मतभेद हो जाता तो उनको बुलाता और ये अपनी पगड़ी उतार के और उनके समकक्ष रख देता था। और पगड़ी उतार के ये कहता था कि अगर आप मेरे को इस पद के लिए अयोग्य समझते हैं तो आप किसी भी एक योग्य उम्मीदवार को इसके लिए नॉमिनेट कर दीजिए। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात, कि आप अपना सिंहासन उतार के किसे दे रहे हो? नीचे रख दिया ज़मीन पे। बोलो चलो ठीक है, आपको जो भी इच्छा है उस पर रख दो। फिर इसको सेट कर दिया। अरे यार बुरा मान को, मैं तो ऐसे कह रहे थे, तू बुरे मान को ही बात को वापस पकड़। फिर उसको बैठा देते थे। फिर भी कोई बात होती, सबका कहना मानता है, और फिर कोई नहीं मानता, ले भाई ले मैं तेर संभालो। कई बार ऐसे आदमी भी करते हैं, कई जो इंचार्ज होते हैं घर के, और पीछे घर से बगावत हो जाती है, वो कहते हैं ला आज से तुम ही संभालो, चाबी वाबी फेंक जाते हैं। और जैसे ही फेंकते हैं इतना मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, उसके पीछे पीछे सारे घर वाले दौड़ते हैं कि अब तो बर्बाद हो गए अपने, इस आदमी को पकड़ के लेके आओ। और फिर इसको पकड़ के लेके आएंगे, उसे मनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी कह रहा था, ठीक है तू कहेगा वैसे रहेंगे, ले तू कर। ऐसे लगता है जैसे मरी गए हो। सेम स्थिति यही थी बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी इस इमोशनल जो ट्रिक था उसका प्रयोग इसी ने किया था। अगर कई बार घर में ऐसा हो तो तुम पिताजी को कहते ना, हाँ तो बहलोल लोधी वाली ट्रिक अपना लेना। नहीं समझा? उसे बताना नहीं कि बहलोल लोधी की ने कौन सी ट्रिक अपनाई थी। वैसे जितने भी पिताजी या जो इंचार्ज होते हैं वो यही टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है, जब उसे लग जाता है कि बस अपनी सल्तनत तो खड़ने ही वाली है जब उसके खिलाफ सब बगावतें तैयार हो जाती है तो वो चाबी फेंक कर कहता है ले तुम ही संभालो फिर ये तुम्हारे को याद है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। सिकंदर लोधी। कौन आता है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 में शासक बना और दिल्ली सल्तनत में 517 ईस्वी तक क्या रहा? 1517 ईस्वी तक क्या रहा? शासक रहा। इसके बारे में पहला क्वेश्चन तो याद रखना, सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला, उसका असल नाम क्या था? सॉरी, बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी। अब बात करेंगे सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये बहलोल लोधी का लड़का था, ये तो आप सभी को पता है। अब इसकी समस्या क्या थी? देखो इसका वो देखो मूल क्षेत्र देखो कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, उसके बाद में इसका शासन कार्य सब अपने आप बता दोगे आप। मूल उत्पत्ति देखो, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये किसका लड़का था? बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं था। तो बचपन से एक चीज उसे खाई जा रही थी। सिकंदर लोधी को बचपन से सिर्फ एक ही चीज जो परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसके पिता का सम्मान नहीं किया जाता था। कई बार पिता ने अपनी पगड़ी रख के सरदारों के सामने और बाहर चला गया था। और सरदार, अब जैसे ही सिकंदर लोधी शासक बनता है तो सरदार तो इसको बिल्कुल नहीं समझते कुछ भी। अरे बच्चा, अरे आपने छोरो जो यार, बात समझ आ रहा है?
और जब सुल्तान की गरिमा गिरने लग गई तो ये बिल्कुल कट्टर बन गया। कोई आदमी बहुत कट्टर आदमी होता है ना, तो इस बात को समझना कि उसने बहुत जिल्लतें सही हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब आप बहुत ज़्यादा जिल्लतें सहते हो ना तो आप कट्टर बनते जाते हो। अगर आपके अंदर आकूत है, आपके अंदर वास्तव में कुछ कुव्वत है, दम है, तो आप उसका प्रतिरोध करोगे, क्योंकि आप अपना सम्मान, अपना वजूद तलाशने लगते हो। समझ आ गया? तो यहाँ सिकंदर लोदी अपना वजूद तलाशने लगता है और उसका कोई भी सम्मान नहीं कर रहा था। तो इसने अब यहाँ क्या किया, ऐसे ऐसे प्रावधान किए जिससे सुल्तान की गरिमा बहुत ऊपर पड़ गई। सबसे पहले इसने अपने सरदारों के सामने तख्त पर बैठना शुरू कर दिया। सरदारों के समक्ष पहली बार किस पर बैठा? तख्त पर बैठा। कौन बैठा था? सिकंदर लोदी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसको याद रखना, इसने जो पगड़ी थी उसके बजाय छत्र का प्रयोग किया, सिंहासन का प्रयोग किया, खुतबा पढ़ाया और सिक्के तो इसके पिता ने डला दिए थे। ये सभी चीज़ें इसने किया। एक बार तो ऐसा होता है कि ये पोलो खेल रहा था और उसी दौरान होता क्या है कि इसके दो अमीर सरदार इसी के सामने झगड़ पड़ते हैं, और केवल इस बात पे कि उसके सामने झगड़े उसने उन्हें कोड़ों से पिटवाया। सरदारों को किससे पिटवाया? कोड़ों से। यानी जो उसके रिश्ते में चाचा मामा नाना लगते थे उनको कोड़ों से पिटवा दिया। ये अपने आप में मायने वाली चीज़ थी। उसने एक आदेश निकाला। क्या आदेश निकाला? कि जब भी शाही फरमान आएगा, शाही फरमान समझते हो? राजा अगर किसी सूबेदार को, अपने वजीर को कोई फरमान भेजे, तो यहाँ से फरमान भेज रहा है और बधाई भेज रहा है, तो उसने नियम बनाया कि जो सूबेदार होगा, गवर्नर होगा, वो शाही फरमान का पता लगते ही राजधानी से 6.5 मील बाहर आएगा। पहली बात, पहला नियम तो ये है। ऐसे नहीं कि घर पे बैठा है आराम से, तख्त पे बैठा है, हाँ पढ़ो भाई क्या कहा है इसने, नहीं, पता लगते ही दौड़ के कितनी दूर आएगा? 6.5 मील दूर, और उसको घुटनों पे बैठ के उसको लेगा शाही फरमान को, और सारे जब शाही फरमान को पढ़ा जाएगा तो सारे नीचे घुटने पे बैठ जाएंगे। यानी एब्सेंट सोवरेनिटी कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कहते हैं। ये तो इंग्लिश में कहते हैं एब्सेंट सोवरेनिटी, है ना, और इसे हिंदी में कहते हैं अनुपस्थित संप्रभुता। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना। ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है, ये वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब कोई कुव्वतदार आदमी अपनी सल्तनत स्थापित करता है तो वो लोगों में इतना खौफ पैदा क्या करता है, वो लोगों में इस तरह के नियम ईजाद कर देता है कि अगर वो ना हो तो भी लोग उसके नियमों का पालन करेंगे। संप्रभुता, और वो कैसी है? अनुपस्थित, कि वो वहां पे उपस्थित तो नहीं है लेकिन उसकी प्रभुसत्ता को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कहां से लिया था? सिकंदर लोदी से। कहां से लिया था? सिकंदर लोदी से। तो सिकंदर लोदी ने एब्सेंट सोवरेनिटी का, अनुपस्थित प्रभुसत्ता का बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। इसने एक और इसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये पूछा भी जा चुका 5-7 एग्जामों में। इसने ये कहा कि अगर मैं, मतलब शाही आदेश सबसे बड़ा होगा कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी में बैठा दूं, अगर मैं किसी गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो सभी अमीर उसे कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। अमीर कहाँ उठा के लेके जाएंगे? कंधे पर। इसका मतलब ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ये हुक्म निकाल दे कि अगर मैं किसी बीजेपी के पार्टी के आदमी को जो रोड पे चल रहा है, अगर उसको, या अगर मैं भिखारी को वो पालकी में बैठने का हुक्म दे दूं तो सारे मंत्री उसे कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। मालूम, समझ में आ रहा है कि तुम मेरे लिए भिखारी से अतिरिक्त कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी दया पे जीवित हो। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बात समझ आ गई? तीसरा, ये धार्मिक स्थिति देखो, धार्मिक रूप से ये कट्टर था। धार्मिक रूप से कैसा था? कट्टर था। इसकी दो चीजें थी, एक तो खुद के लिए और एक दूसरों के लिए। खुद के लिए वो अपने नियम खुद तय करता था। तो खुद के लिए तो यह था कि सल्तनत काल का सबसे सुंदर बादशाह यही था।
सबसे हैंडसम इमरान हाशमी था ये। और उस वो कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था अपने, पहला बादशाह ऐसा था तो अपने पूरा क्लीन शेव बना के रहता था, समझ आ गया पहली चीज़। और दूसरा सबसे सुंदर और तीसरा ये गुलरुखी नाम से उपनाम से कविता लिखता था, इसको कविता लिखने का बहुत शौक था, तो गुलरुखी नाम से क्या लिखता था, गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। और धार्मिक रूप से कट्टर था स्वयं। कट्टर कैसे? इसने वो सारे काम कराए जो इतिहास में पहले हो चुके थे। इसने जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया, इसने ज्वाला माता मंदिर के टुकड़े टुकड़े करवाए, उसके मूर्ति को कसाईयों को दिया फिर इसके बाद में इसने फिर से जैसे वो इसका एक काम वही ये उसको बिल्कुल अक्षरक्ष फॉलो कर रहा था जो इसके इतिहास में पहले हो चुका था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो किया, इसने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद कराया, समझाएगा। इसने एक माप तोल की पाई चलाई जिसे कहते हैं गजे सिकंदरी। क्या कहते हैं? गजे सिकंदरी। माप की एक इकाई थी 23.5 इंच लंबी जिसे अपन कहते हैं, वो गजे सिकंदरी भी इसने प्रचलित की। और इसके अलावा इसने जितने भी अमीर थे, जितने भी सरदार थे, उनको धीरे धीरे प्रमोट डिमोट करके और दूसरों को लाके यहाँ पे इसने प्रतिस्थापित करवा दिया। यानी इसकी जो सत्ता थी वो चरम ऊंचाइयों पे किसके समय गई थी? सिकंदर लोदी। अब तुम्हें पता पड़ गया होगा कि इसके बाद में क्या होगा? पतन होगा। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद में शासक कौन बनता है? इब्राहिम लोदी, इनका जो बेटा था। और इसके दोनों भाइयों के मध्य लड़ाई होती है और ये एक कमज़ोर शासक था, निर्बल शासक था। इसे 1547 खातोलिका और बांडी इसके युद्ध में यहाँ का जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा भी पराजित कर देता है। और सांगा से पराजित होने का मतलब इसकी इज्जत का बट्टा लग गया। बात समझ आ रही है कि एक दिल्ली सल्तनत के शासक को एक इतना सा मेवाड़ हरा दे। बात समझ आ रही है। और ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को दिल्ली में आने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। और ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तुजू के बाबरी में लिखा है। अब इसका हकीकत क्या है क्या नहीं वो राजस्थान की हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे। और बाबर इसके ऊपर आक्रमण करता है और 1526 में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है जिसे क्या कहते हैं? पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत। और पानीपत के प्रथम मैदान में 23 अप्रैल को युद्ध करते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी क्या किया? मारा गया। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध मैदान में मारा गया कौन था? इब्राहिम लोदी। इससे पहले आज तक शासक खूब मरे लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं मरे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको लिखा। अच्छा, लोदियों में एक चीज़ और याद रखना, इसका निर्माण कार्य भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं लोधीकालीन इमारतें, यह स्थापत्य कला। तो इस बारे में मैं 2-4 चीज़ें आपको बता भी चुका। जैसे आपको याद रखना है बहलोल लोधी का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में मकबरा। इसके बाद में जो दूसरा याद रखना है मियाँ भुआ। जो मियाँ भुआ कौन था? ये इसका वजीर था। किसका वजीर था? सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का था। इब्राहिम लोधी ने इसे जेल में डला था। मियाँ भुआ ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? मोठ मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनाई थी? मोठ मस्जिद। और याद रखना लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? मकबरों का काल। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका, किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? और मस्जिदों का काल मैंने कल बता दिया था, किसको कहा जाता है? तुगलक काल को। तुगलक काल को मस्जिदों का काल कहते हैं। इसके अलावा तीसरा तुम्हारे को याद रखना है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी का मकबरा, ये भी तुम्हारे को याद रखना है, ठीक है। ये भी दिल्ली में है। और चौथा बड़े खान का मकबरा, बड़े खान। पांचवा छोटे खान का। सातवां छठा दादी का मकबरा। और आठवां पोती का मकबरा।
तो ये सभी आपके मकबरे हैं। इसके अलावा एक निर्माण कार्य तुम्हें याद रखना है कि 1504 में इसका क्या नाम है, सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के तट पर आगरा शहर बसाया था। यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसाया था? आगरा। और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। क्या की थी? दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो ये भी तुम्हारे को याद रखना है, दिल्ली से आगरा स्थानांतरित क्यों की गई थी? क्योंकि इसका बेसिक रीजन ये था कि दिल्ली में जो बहलोल सरदार थे, जो लोधी वाले थे, वो उसका सम्मान नहीं करते थे। वो अपनी एक नई जगह, एक नई सल्तनत खड़ी करना चाहता था, जहाँ वो अपने सिर्फ रसूखदार, अपने सेवादारों को रखे, ताकि अपनी ताकत दिखा सके उनके। समझ आ गया? तो ये तुम्हारे को याद रखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और सल्तनत काल इस प्रकार कंप्लीट हो गया।